सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे संश्लेषण विधि। इससे पहले विश्लेषण विधि की बात कर चुके हैं। विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है और संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। ये दोनों ही विधियाँ एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि वहाँ पे हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे समस्या का समाधान करने से पहले उस समस्या का पता हमें पहले से होता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर विधि। इस विधि में, संश्लेषण विधि में, समस्या को जीवित खंडों को मिलाकर उसका हल प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, इसलिए यह शिक्षण की जो विधि है इसे हम मनोवैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं। संश्लेषण विधि के कुछ पद हैं। पहला पद है समस्या के आधार का ज्ञान। कोई भी समस्या अपने में समस्या नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ बेस होता है, उसका कुछ ना कुछ आधार होता है, उसकी कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि होती है। संश्लेषण विधि में अध्यापक सर्वप्रथम क्या करता है, छात्रों को यह बताता है कि समस्या का आधार क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो यहाँ पे समस्या का आधार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फिर समस्या का हल किया जाता है। क्या है ये स्टेप? यह संश्लेषण विधि का अंतिम पद है। यदि अध्यापक विश्लेषण के बाद संश्लेषण करता है तो यह समस्या का हल छात्रों के संयोग से करता है, और यदि वह सीधे संश्लेषण विधि द्वारा शिक्षण करता है तो उस समस्या का हल स्वयं प्रस्तुत करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं समस्या का जो समाधान है यहाँ पर स्टूडेंट के थ्रू अगर किया जा रहा है तो वो संश्लेषण विधि है, और अगर वो खुद से ये विधि का प्रयोग कर रहा है तो वो समस्या का हल स्वयं प्रस्तुत करता है। अब समस्या का जो समाधान है वो कैसे किया जाता है, इस पद पर अध्यापक छात्रों को उस समस्या का स्पष्ट ज्ञान कराता है। यहाँ पे जो भी चीजें होंगी, सबसे पहले जो टीचर होंगे टीचिंग करते समय उस स्टूडेंट को उस प्रॉब्लम की पूरी डिटेल को बताते हैं। तो यहाँ पे डिटेलिंग होती है, देन उसका एनालाइज किया जाता है, फिर उनके छोटे छोटे स्टेप को जितना भी कंसीडर किया जाता है उनको सारा जोड़ के तब उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। यहाँ पे जो शिक्षण किया जाता है वो यहाँ पे स्टूडेंट की मदद से किया जाता है। तो ये संश्लेषण विधि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि दोनों लगभग एक साथ चलती हैं, इसलिए इनको एक दूसरे का पूरक भी बोला जाता है। संश्लेषण विधि के क्या गुण हैं? संश्लेषण विधि यह शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आपने विश्लेषण विधि में देखा था कि वो अमनोवैज्ञानिक विधि थी, लेकिन ये क्या है, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी बेस पे ये वर्क करती है। इस विधि में समस्या और शक्ति दोनों की बचत हो जाती है, क्योंकि इसमें सोचने और समझने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से बच्चों को पता होता है, और छोटे और कमजोर छात्र भी इससे लाभ उठा लेते हैं। इस विधि में छात्रों को वास्तविक क्रियाओं को करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ गुण थे। डीमेरिट्स क्या हैं, क्या दोष हैं? इस विधि में क्रियाओं के पदों का हमारे पास कोई कारण ही नहीं होता। तर्क के अभाव के कारण छात्रों में रटने की जो प्रवृत्ति होती है वो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले से ही बच्चों को फॉर्मूले बता देते हैं। जब फॉर्मूले और प्रिंसिपल पहले से ही बच्चों को पता होते हैं तो उनको रटने की एक आदत डेवलप हो जाती है, और लॉजिकल थिंकिंग उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। तो ये विधि का एक दोष है, जिसकी वजह से बच्चों में रटने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। वो उस पद को समझने का कोई प्रयास ही नहीं करते हैं, और इस तरह से मेंटली और लॉजिकली जो थिंकिंग होती है वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं होती। इस विधि में रटने की क्रिया पर निर्भर होने के कारण इसमें यदि ज्ञान का विस्मरण हो जाए तो उन्हें पुनः खोजा नहीं जा सकता। अगर रटने के बेस पे अगर किसी भी चीज़ को पढ़ा जाएगा, अगर हमने कोई चीज़ रट ली, अगर हम भूल गए तो भूलने पे क्या होता है, हम उसको याद करने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे किस जगह पे कौन सी मिस्टेक हो रही है। इस विधि में छात्रों को सोचने समझने के अवसर प्राप्त नहीं होते। अतः ये जो विधि होगी क्या होगी, निष्क्रिय होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा होगा वो एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ रटने के बेस्ड पे, तो एक निष्क्रिय तरीके से रहते हैं। इस विधि में सही अर्थों को सीखना नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो सीखना है वो क्या है, जब बच्चों को ईजिली सीखें और करके सीखें, लेकिन जब वो रट के सीखेंगे तो उनका सीखना परमानेंट नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर वो चीज़ कोई स्टेप भूल गए तो वो चीज़ पूरी रॉन्ग हो जाती है। इस विधि में खोजे हुए ज्ञान को खोजा जा सकता है, अतः किसी नवीन ज्ञान की खोज नहीं होती। यहाँ पे हमें वो चीज़ें पहले से ही पता होती हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला बता दिया, ये पहले इसकी खोज हो चुकी है, और उसी फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन करते जाते हैं। तो यहाँ पे कोई नवीन खोज नहीं हो रही। तो ये जो विधि है वो नवीन खोज नहीं की जाती इस विधि में, ये खोजे हुए जो ज्ञान है उसी चीज़ को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये थी
संश्लेषण विधि, इस विधि में बच्चों को पहले से ही फॉर्मूले वगैरह बता दिए जाते हैं और उनके बेस पे वो वर्क करते हैं। तो ये एक जो विधि है वो काफ़ी ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं है। बच्चे एक्टिव तो हैं बट उतना एक्टिव नहीं है, उनको जो नॉलेज मिलती है वो उतनी परमानेंट नहीं होती, क्योंकि वो ओनली बेस्ड हो जाते हैं कि उन्हें उस चीज़ को याद करना है, और याद करी हुई चीज़ें कभी कभी भूलने पर बच्चे उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो इस विधि का प्रयोग किस तरीके से किया जाए वो टीचर अपने अकॉर्डिंग कर सकता है कि उसको इस विधि का यूज़ कैसे और इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि वो उस जो भी प्रॉब्लम दे रहे हैं बच्चों को वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि संश्लेषण विधि क्या है, इसके क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, क्या होती है विधि। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।